हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी क्या मार्वल मूवीज में ब्लैक पैंथर के द्वारा पहना गया वाइब्रेनियम धातु का सूट बनाना संभव है? हाँ जी, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन उसके लिए हमें विज्ञान की कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। आइए समझाता हूँ। जिसमें पहली है शरीर के आकार के हिसाब से ढलने की क्षमता। जैसा कि आप जानते हो, ब्लैक पैंथर का सूट 3 लोगों के द्वारा पहना गया था। एक राजा टिचाला, दूसरा उनकी बहन शूरी और तीसरा किलमोंगर। लेकिन एक बार के लिए सोचिए, अगर सूट के पास शरीर के हिसाब से अपने आप को ढालने की क्षमता ना होती तो ये ढीला रह जाता। तो जाहिर सी बात है, हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो शरीर की बनावट के हिसाब से अपने आप को ढाल सके। दूसरी खूबी काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको सोखने की क्षमता। यानी अगर सूट पहनने के बाद किसी चीज से सूट पर हमला किया जाए तो ये उस ऊर्जा को सोख लेगा और बिल्कुल साइलेंट तरीके से ऊर्जा को इकट्ठा करके वापस भी बाहर फेंक सकता है। उसके बाद आते हैं एडामेंटियम से बने हुए नाखून। अब भैया पिक्चर्स में मार्वल वालों ने एडामेंटियम को इस तरीके से दिखा दिया कि ये दुनिया के हर धातु को काट सकता है, सिर्फ वाइब्रेनियम को छोड़कर। तो हमें भी एक ऐसा मटेरियल ढूंढना पड़ेगा जो हमारा ये वाला काम भी कर दे। और उसके बाद नंबर आता है किमोयो एआई का, जो ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद है हेलमेट में लगे हुए नाइट विजन और लास्ट आता है मैनिफेस्टेशन, यानी सूट को याद करो और वो अपने आप ही शरीर पर उभर जाएगा। अब अगर किसी तरीके से हमें ये सारी खूबियां मिल जाती हैं तो हमारा सूट भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे, क्या ऐसा संभव है? क्या हमारे पास वो मटेरियल है? जो चीजें आज से 10 साल पहले असंभव लगती थी, अब वो संभव हो चुकी हैं। चलो शुरू करते हैं। अब देखो, इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। पहला है उन सारी चीजों का इतिहास, बोले तो मार्वल मूवीज और कॉमिक्स में दिखाया गया वो इतिहास जो इन सारी टेक्नोलॉजीज की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। इसको जानने के बाद आपको चीजों को कनेक्ट करने में आसानी होगी। और दूसरा है सूट के काम करने के पीछे लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, और कैसे हम आज के समय जो मटेरियल्स हमारे पास हैं उनसे वो सेम काम करा सकते हैं जो मार्वल मूवीज में वाइब्रेनियम और एडामेंटियम से कराए गए हैं। तो जिसको हिस्ट्री विस्ट्री में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो भैया डिस्क्रिप्शन में जाकर सीधा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का चैप्टर सिलेक्ट कर लो और इतिहास वाले हिस्से को स्किप कर दो। लेकिन जिसको वीडियो में थोड़े बहुत मजे करने हैं वो आराम से बैठो और कहानी सुनो। अब तो शुरू करते हैं इतिहास से। अब सबसे पहला सवाल आता है कि वाइब्रेनियम इतना खास क्यों था? तो भैया पहली चीज, ये एक स्पेस मेटल था, यानी स्पेस से आया और वकांडा की धरती पर जा गिरा, जिसे वकांडा के लोगों ने कब्जा लिया। अब देखो, वाइब्रेनियम का जो टुकड़ा वकांडा की धरती पर आकर गिरा था, उसके पास वाइब्रेशन को सोखने की क्षमता थी, यानी कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता। ये बहुत बड़ी बात है। इस खूबी की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि भैया थॉर बाबू ने अमेरिका के कप्तान साहब की तश्तरी पर हथौड़ा चलाया तो उसने सारी ऊर्जा को सोख कर वापस भेज दिया और जंगल साफ हो गया। अब मजे की बात ये थी कि कप्तान साहब की ये तश्तरी इसे टोनी स्टार्क के पिताजी ने नहीं बनाया था। तो फिर आखिर ये शील्ड बनाई किसने थी? भाई साहब, इस शील्ड को उसी इंसान ने बनाया था जिस इंसान ने वुल्वरीन की हड्डियों में डालने के लिए एडामेंटियम को बनाया था, मतलब प्योर किया था, यानी मायरॉन मैकलेन। लेकिन आखिर इनके हाथ वाइब्रेनियम और एडामेंटियम लगा कैसे? आओ बताता हूँ। दरअसल ये अफ्रीका के जंगलों में रिसर्च वगैरह के लिए गए हुए थे, जहाँ पर इनके हाथ एक पत्थर लगा जो वाइब्रेनियम था, और ये समय था वर्ल्ड वॉर 2 का। अब जांच पड़ताल करने के बाद जब इन्हें इस पत्थर की प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगा तो ये इस चीज की खोजबीन पर लग गए कि आखिर ये पत्थर बना किन चीजों से है, ताकि ये इस मटेरियल को लैब में बना सके और उस धातु से अमेरिकन टैंकों का कवच तैयार हो जाए। लेकिन जब ये अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वाइब्रेनियम के साथ अलग अलग मटेरियल को मिक्स करते हुए इनसे एक नया मटेरियल बन गया और उससे बनाई इन्होंने एक शील्ड। और ये वही शील्ड है जो कैप्टन अमेरिका को मिली है। हालांकि इन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये किसी तरीके से दोबारा सेम मिक्सचर को तैयार कर पाएं, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली। अब जरा एडामेंटियम के बारे में भी बात कर लेते हैं। एडामेंटियम भी स्पेस से गिरा था, अफ्रीका में गिरा था, और ये हाथ लगा था वहाँ के लोकल गाँव वालों के, Says it came from the sky. जिसे मेजर विलियम स्ट्राइकर ने गांव वालों से छीन लिया। अब विलियम स्ट्राइकर ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि मायरॉन मैकलेन, यानी जिसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई है, वो एडामेंटियम को प्योर कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल मेजर विलियम स्ट्राइकर वेपन एक्स प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में करेंगे। अब ये वेपन एक्स प्रोग्राम क्या है? तो भाई साहब, ये अमेरिकन मिलिट्री का वही प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम ने आपको कैप्टन अमेरिका दिया, यानी अमेरिका के कप्तान साहब। हाँ जी, और वेपन एक्स में ये जो एक्स
X है, इसका मतलब है 10th यानी रोमन न्यूमरल। इस प्रोग्राम में वेपन 1 था स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका। अब ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि अमेरिका को ये बात पता चली कि नाजी जर्मनी सुपर सोल्जर बनाने की तैयारी कर रहा है, और बस इसी की होड़ में अमेरिका ने भी वेपन 1 प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया, जिसका 10वां हिस्सा था वेपन X। अब एडामेंटियम को प्योर करने के बाद वुल्वरीन की हड्डियों में डाल दिया गया, लेकिन इस काम के लिए वुल्वरीन को ही क्यों चुना गया? कारण बिल्कुल सीधा था, क्योंकि वुल्वरीन एक म्यूटेंट था जिसका शरीर अपने ऊपर लगी हुई चोटों को बहुत जल्दी ठीक कर सकता था। तो जी ये था वाइब्रेनियम, एडामेंटियम, कैप्टन अमेरिका की शील्ड, वेपन X प्रोग्राम और वुल्वरीन से जुड़ा हुआ छोटा सा इतिहास। अब जरा सीधा मुद्दे पर चलते हैं। तो जी ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि वाइब्रेनियम के पास थी शरीर के हिसाब से ढलने की क्षमता, मतलब आकार बदलने की क्षमता। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल है? भाई साहब इससे भी बढ़कर है। आओ दर्शन कराता हूँ। सितंबर 2022 में साइंस डायरेक्ट में एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता है जिसमें स्मार्ट मटेरियल्स का जिक्र किया गया, यानी स्मार्ट फैब्रिक का, जो शरीर के हिसाब से अपने आप आकार, रंग और टेम्परेचर कंट्रोल करने की क्षमताओं को विकसित कर सकता है। ये मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा। और ये तो कुछ भी नहीं, एक और चीज देखो, ये है एक ऐसी ड्रेस जो अपना रंग बदल सकती है। वो कंपनी नहीं है वो कलाकारी चित्रकारी वाली, वही कंपनी जो हर काम के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बनाकर बैठी है। क्या नाम था उसका? अडोब। हाँ, उन्होंने ये ड्रेस बनाई है। मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है। इसके अलावा सेल्फ हीलिंग फैब्रिक, यानी ऐसे कपड़े जो कटने फटने पर अपने आप को खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। प्रेशर सेंसिटिव फैब्रिक, जो शरीर के अंदर अलग अलग वाइटल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब कहीं हार्ट रेट सेफ लिमिट से ज्यादा तो नहीं हो गया, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया। और ऐसे फैब्रिक का भी निर्माण हो चुका है जो लाइट को बेंड कर सके। मतलब आप ये कह सकते हो कि शायद कुछ हद तक आपको गायब कर दें। हाँ जी, ऐसे मटेरियल्स का निर्माण हो चुका है। तो ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट की पहली प्रॉपर्टी यानी कि शेप शिफ्टिंग, ये तो हमें मिल जाएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आते हैं दूसरी पर, यानी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता। ये थोड़ा सा टेढ़ा है इसका मामला, आओ समझाता हूँ। जब राजा टिचाला के सामने पहली बार सूट लाया गया और उनसे कहा गया कि भाई इसको लात मारो, तो भाई साहब सूट ने पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। अब ये जो शब्द मैंने बोला है मोमेंटम ट्रांसफर, इसको याद रखना, ये आगे जाकर इस वीडियो में बहुत बड़ा खिलाड़ी निकलेगा। अब आगे देखो, राजा टिचाला को ये बताया गया कि जी जब आपने सूट को लात मारी तो इसने सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को अपने अंदर सोख लिया, जो कि इस समय इस सूट में बैंगनी रंग की धारियों के रूप में दिखाई दे रही है। और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने का दूसरा उदाहरण ये जूते, जिन्हें पहनने के बाद चलने की आवाज नहीं होती। अब ये गोलियों वाला सीन देखो, इसमें ये बताया गया कि सूट पर लगती हुई गोलियां अपनी काइनेटिक एनर्जी को सूट में ट्रांसफर कर देती हैं। चलो ये भी ठीक है जी। Hey, look at your suit. You've been taking bullets, charging it up with kinetic energy. अब ये वाला सीन देखो भाई साहब, इसमें जब ब्लैक पैंथर ऊंचाई से कूदा तो जमीन से जो उसके पैरों पर इम्पैक्ट आया, धक्का आया, उसकी एनर्जी को भी सूट ने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। विज्ञान के हिसाब से मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है और ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों। लेकिन उससे पहले जरा आप ये देखो, जब राजा टिचाला से दोबारा सूट को लात मारने के लिए कहा गया तो सूट ने जो एनर्जी इकट्ठा करके अपने अंदर रखी थी वो वापस ट्रांसफर कर दी और भाई साहब लात मारते ही राजा जी साइड में निकल लिए। जब यहाँ पर सूट में गोलियां लगी थी तो इस सारी एनर्जी को अपने पैरों की तरफ रिडायरेक्ट करके ब्लैक पैंथर एक गाड़ी के ऊपर से उछलता है, जिसके नतीजे के रूप में कार हो गई है अब पूरी तरह से बेकार। एक और उदाहरण देखो, यहाँ पर ब्लैक पैंथर का सूट गोलियां लगने की वजह से पूरी तरह से चार्ज हो गया और जब ब्लैक पैंथर ने इस ऊर्जा को अपने हाथ की तरफ रिडायरेक्ट करके जमीन पे ट्रांसफर किया तो एक जबरदस्त ऊर्जा का धक्का पैदा हुआ। अब इन सारे उदाहरणों से आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि ये सूट ऊर्जा को सोख भी सकता है और मन चाही दिशा में वापस ट्रांसफर भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक झोल है, बहुत बड़ा झोल। एनर्जी को तो सूट ने सोख लिया, लेकिन भाई साहब काइनेटिक एनर्जी बिना मोमेंटम के नहीं घूमती। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम साथ में आएगा। ये मोमेंटम कहाँ गया? जब ये गोलियां सूट पर लग रही थी तो इन्होंने एनर्जी के साथ साथ कुछ मोमेंटम ट्रांसफर भी किया होगा, लेकिन भाई साहब इन लोगों ने न्यूटन का नियम ही निपटा दिया। अब देखो, आप मेरे से ये चीज पूछ सकते हो कि भैया आपको कैसे पता कि मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो रहा? क्या पता सब एटॉमिक लेवल पर वाइब्रेनियम में मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा हो। तो देखो भैया, कोई भी चीज मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है। यहाँ पर इस वाइब्रेनियम के सूट को बनाने वाले ने खुद ही कहा है कि ये वाइब्रेशन को स्टोर कर सकता है, यानी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को। लेकिन एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। अगर एक पल के लिए मैं मान भी लूं कि एनर्जी स्टोर हो गई तो
भाई साहब मोमेंटम कहाँ गया, वो तो ट्रांसफर होगा। अब भैया थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मार्वल वाले हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब सारे वैज्ञानिकों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, न्यूटन से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और ऐसा होता होगा, मतलब बिना मोमेंटम की काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इस चीज के लिए मार्वल वालों को माफ कर दिया जाए तो एनर्जी स्टोर करने वाली प्रॉपर्टी को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, विज्ञान के नजरिए से कर सकता हूँ, पर भाई साहब मोमेंटम से पंगा तो मैं भी नहीं ले सकता। तो अब जान लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। वो है पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल। आइए समझाता हूँ। देखो, फिजिक्स में कोई भी ऐसी चीज जिसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पर रिपीट हो सके उसे हम लैटिस कहते हैं। ये तो है दुनिया भर के सारे मटेरियल्स की आम जिंदगी, लेकिन पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बिल्कुल अलग हैं। उनका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका चार्ज न्यूट्रल है। अब क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है तो ये उनको एक खास प्रॉपर्टी देता है। अब अगर आप ताकत लगाकर इन पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल की शेप को चेंज करने की कोशिश करते हो तो इसके नतीजे में एक चार्जेस का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अब अगर बहुत सारे एटम्स यानी कि मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम्स इकट्ठा इस फोर्स को महसूस करें तो उनका ओवरऑल चार्ज आपको एक भारी भरकम वोल्टेज दे सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब ब्लैक पैंथर के सूट पर गोली आकर लगी तो उसने सूट को डिफॉर्म किया, जिसके नतीजे के रूप में सूट ने अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल लिया। अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बड़ी आसानी से ट्रेवल कर सकती है, मेटल्स में तो कर ही सकती है, तो सूट भी मेटल का बना हुआ था। अब अगर ये सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह पर डायरेक्ट की जा सके स्मार्ट स्ट्रक्चर बनाकर, तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक फोर्स पैदा की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? देखो, जब फोर्स ने इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी तो इलेक्ट्रिसिटी से फोर्स भी पैदा हो सकती है, यानी यही एटॉमिक स्ट्रक्चर सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सूट से बाहर फेंकेंगे, जिसकी वजह से एटम्स का दोबारा रीअरेंजमेंट होगा और वो रीअरेंजमेंट एक फोर्स पैदा करेगा जिसको सूट बाहर फेंक देगा। अब ये काम पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में तो होता है, तो अगर वाइब्रेनियम के पास ये प्रॉपर्टी है तो विज्ञान के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ सही है। अब इसकी खोज कैसे हुई थी जरा ये भी जान लेते हैं। तो जी 1980 में फ्रेंच फिजिसिस्ट पेरी एंड जैक्स क्यूरी ये दोनों अपनी लैब के अंदर केमिकल खेल रहे थे और वहीं बराबर में रखा हुआ था क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो जब इन्होंने उस पर मैकेनिकल स्ट्रेस लगाया यानी कि दबाव प्रेशर लगाया तो उसने इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा कर दिया, जिससे इन्हें झटका लगा। अब भाई साहब इनके खुराफाती दिमाग में ख्याल आया, इन्होंने सोचा ये भी सही है भाई, क्यों ना एक काम करा जाए, इससे जरा लोगों को टोच कर देखते हैं, मतलब ये झटकों का आनंद सबको मिलना चाहिए ना। तो इन्होंने एक ऐसा जुगाड़ बनाया। अब उस कहानी को छोड़ देते हैं, काम की बात पर चलते हैं। 1980 में इसकी खोज हुई थी और 1981 में क्यूरी भाई साहब को ये पता लगा कि भैया ये तो रिवर्स इफेक्ट भी दिखाता है, मतलब अगर इस क्रिस्टल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जाए तो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, ये डिफॉर्म होता है, अपना आकार बदलता है। अब ये लोग इसके बारे में और सीख ही रहे थे कि 1910 का समय आता है और जर्मन फिजिसिस्ट वोल्डमोर एक पेपर पब्लिश करते हैं जिसका नाम था लेहर बुश डर क्रिस्टेपिस्क, पता नहीं क्या, मतलब ऐसा ही कुछ था। अगर मुझे ऑनलाइन कहीं मिल गया तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अब इस पेपर में इन भाई साहब ने इस क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि भैया ऐसे करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो ये होगा, और इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। फिर जी समय आ जाता है वर्ल्ड वॉर 1 का, यानी कि 1914 के आसपास का। अब कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो और उसका इस्तेमाल युद्ध में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला अल्ट्रासोनिक सबमरीन डिटेक्टर बनाया गया, बोले तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। अब ये काम कैसे करता है उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले, बहुत लंबी हो जाएगी कहानी। अब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उसके बाद और रिसर्च हुई, माइक्रोफोन, एक्सेलेरोमीटर, फोनोग्राफ्स, दुनिया भर के सामान इससे बनाने की कोशिश की गई, जिसमें कामयाबी भी मिल गई। अब आता है वर्ल्ड वॉर 2 का समय। अब भैया 3 देशों के रिसर्चर्स ने अपने अपने देश में, यूएस, जापान और सोवियत यूनियन, इन्होंने एक सिंथेटिक मटेरियल बना लिया जिसका नाम था फेरो इलेक्ट्रिक्स। अब ये इसलिए खास था क्योंकि ये नेचर में पाए जाने वाले किसी भी पीजियो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता था। अब आपको यहाँ से ये भी पता लग गया कि हम लैब के अंदर पीजियो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को बना सकते हैं। तो ये है मोटा मोटा पीजियो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का इतिहास। और अगर मुझे आपको कोई एग्जांपल देना हो तो आप बेरियम टाइटेनेट को पकड़ लो या लेड जिंकोनेट टाइटेनेट को। तो इतिहास से बस इतना ही, अब आगे चलते हैं। अब जिस चीज का जिक्र मैंने किया है उसे कहते हैं रिवर्स पीजियो इफेक्ट। और ये कोई भविष्य का विज्ञान नहीं है कि भाई आज से 10-20 साल बाद ये चीजें हमें दिखाई देंगी, नहीं, ये तो बहुत लंबे समय से हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। आपके स्पीकर्स, माइक्रोफोन, सेंसर्स, मेडिकल डिवाइसेस, ये सारी चीजें रिवर्स पीजियो इफेक्ट का इस्तेमाल करती हैं। आप जरा ये उदाहरण देखो,
जब इस लाइटर को ऊपर से दबाया गया तो स्प्रिंग की वजह से एक हैमर पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर जाकर टकराया, जिसने 3000 वोल्ट का एक स्पार्क पैदा किया और ये स्पार्क किसी भी फ्लेमेबल गैस को जला सकता है और यहाँ तक कि आप इससे एक बंदूक भी बना सकते हो। हाँ जी, उदाहरण के लिए जब पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर एक जोरदार हथौड़ा मारा गया तो उससे पैदा हुई बिजली एक कॉपर कॉइल को ट्रांसफर हो गई और उसने इतनी जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड बनाई जिसने प्रोजेक्टाइल को सामने फेंक दिया। यहाँ तक कि ऐसे स्टेथोस्कोप भी आते हैं, वो होता है ना जो डॉक्टर अपने कान में लगा के आपके शरीर के अंदर के फेफड़ों की करामात सुनते हैं, वो डिवाइस। ऐसे स्टेथोस्कोप भी आते हैं जिनके अंदर पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है। तो ये टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है, बड़े लंबे समय से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और भैया आज के समय तो वैज्ञानिक एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए भी रिवर्स पीजियो इफेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। मतलब ऐसे मटेरियल्स की सड़क बना दी जाए जिस पर जब आप चलकर जाओ तो उससे एनर्जी पैदा हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो और वो एनर्जी सड़क के किनारे शाम के समय लाइट को जलाने के काम में आएगी। क्योंकि जब आप सड़क पर चलोगे तो आपके पैरों की ताकत की वजह से सड़क का स्ट्रक्चर डिफॉर्म होगा और ये डिफॉर्मिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करेगी। यही तो काम है पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का। चलो जी, दो चीजें तो मिल गई, एक शेप शिफ्टिंग और दूसरा वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करना या फिर वापस बदलकर फोर्स में ट्रांसफर कर देना। अब चलते हैं नाखूनों पर। तो भैया ये नाखून बने थे एडामेंटियम के, एक ऐसा मेटल जो वाइब्रेनियम को छोड़कर हर एक चीज के टुकड़े कर सकता है। लेकिन हमें कैसे पता कि वाइब्रेनियम इससे नहीं कटेगा? तो वेल, इसका उदाहरण हमें सिविल वॉर में देखने को मिला था, जब कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर के बीच में फाइट हुई थी। तो भैया इस फाइट में अपने काले बिल्ले ने अमेरिका के कप्तान साहब की तशरीफ पर अपने नाखूनों से खुरच दिया। सॉरी, तशरीफ नहीं, तश्तरी, शील्ड तश्तरी पर, अमेरिका के कप्तान साहब की तश्तरी पर अपने नाखूनों से खुरच दिया। लेकिन वो ना कटी, कटती कैसे? वाइब्रेनियम से जो बनी थी। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक ऐसी भी चीज थी जो वाइब्रेनियम को भी चीर सकती थी। हाँ जी, शायद आपको याद भी हो, और वो था एटलांटिक वाइब्रेनियम। हाँ जी, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में लास्ट में जो फाइट सीन दिखाया गया था उसमें एटलांटिक वाइब्रेनियम के भाले से शूरी के द्वारा पहने गए सूट में छेद कर दिया जाता है। इस सीन में ये चीज साफ साफ दिखाई दे भी रही है। इकलौती यही दो चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे को काट सकती हैं, यानी वाइब्रेनियम से एटलांटिक वाइब्रेनियम और एटलांटिक वाइब्रेनियम से वाइब्रेनियम को बड़े आराम से काटा जा सकता है। तो अब हमें भी एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग हो, और एक मटेरियल हमारे पास ऐसा है, वो है ग्रिफीन। ग्रिफीन आज तक टेस्ट किया गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 130 गीगापास्कल है। अब ये पतला है, हल्का है, बिजली कंडक्ट कर सकता है, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेच हो सकता है, शेप बदल सकता है और दूसरे मटेरियल्स के साथ आसानी से मिक्स भी हो सकता है। बोले तो सर्वगुण संपन्न। अब देखो, आपके दिमाग में एक लॉजिकल क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये सारी चीजें हमारे किस काम की? मतलब ठीक है, कार्बन की सिंगल लेयर हमने उतार ली, ग्रेफीन बना लिया, लेकिन इससे कौन सा पर्पस सॉल्व हो रहा है? भैया फायदा गिनवाओ। तो देखो जी, आप ये बात जानते होंगे कि सुपर कंडक्टर्स एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। मतलब हायर टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी घट जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन ग्रिफीन ये हायर टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टिविटी शो कर सकता है, और यही प्रॉपर्टी है जो इसे खास बनाती है। लेकिन ये आया कहां से? तो जी, समय है इसके भी इतिहास को जानने का। समय था 1947 का। एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट फिलिप आर वेलेस एक ख्याली पुलाव बनाते हैं। मतलब कि क्या हो अगर ग्रेफाइट की एक पतली सी लेयर बनाया जाए, मतलब क्या वो कुछ काम आ पाएगी हमारे? इन्होंने ये इस तरह की चीजें जो है अपने दिमाग में पकाई। फिर 1962 में हैंस पीटर बोहेम और उनके एक साथी ने इस ख्याली मटेरियल को एक नाम दिया, बोले तो ग्रिफीन। 1970 में एक दूसरे रिसर्चर वैन बोमेल ने कार्बन की मोनो एटॉमिक लेयर को कंफर्म कर दिया कि हाँ भैया, ऐसी कोई चीज होती है। अब समय आ गया 1986 का। बोहेम और उनकी टीम ने एक पेपर पब्लिश किया, बोले तो ग्रिफीन की चर्चाओं का पर्चा। लेकिन 2004 में जाकर आंद्रे गिम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसोलोव मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में कार्बन की सिंगल लेयर को आइसोलेट कर लेते हैं, जिसे नाम दिया गया स्क्रॉच टेप मेथड। मतलब वो टेप होती है ना, सेलो टेप जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसे लगाकर ग्रेफाइट के ऊपर और बस लेयर उतारते रहो। वैसे एक कॉम्प्लेक्स मेथड भी है। अब भैया 2005 में इन्होंने ये बताया कि ग्रिफीन में एनोमलस क्वांटम हॉल इफेक्ट ये देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर मासलेस डायरेक्ट फर्मियोन्स होने को कंफर्म कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। अब देखो, ये भारी भरकम शब्द आपको सुनने में अजीब लग रहे होंगे कि मैं पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ। ध्यान मत दो, इस वीडियो से इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। आप ये मानो कि मैंने आपको कोई टर्मिनोलॉजी बता दी है, बस ऐसी ही, और एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। अब इसी खोज
खोज के लिए 2010 में इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। अब आप समझ गए होंगे कि ये खोज कितनी बड़ी थी। और भैया उसके बाद इस पे सारे वैज्ञानिक टूट पड़े, यानी अब सबको ग्रिफिन बनाना है। और 2020 में यानी कि हाल फिलहाल में ही केमिकल वेपर डिपोजिशन यानी कि सीवीडी तकनीक खोज ली गई, जिससे हम ग्रिफिन को बना सकते हैं, हाई क्वालिटी ग्रिफिन को बना सकते हैं। हालांकि ये अभी डेवलपमेंट फेज में है, तो जैसे ही कुछ कॉन्क्रीट मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। और जो भी मैंने बताया, अगर इससे आप बोर हो गए हो तो भूल जाओ मैंने क्या कहा था, आगे चलो। तो अगर ग्रेफाइट की हम एक ऐसी लेयर उतारने में कामयाब हो जाएं, जिसकी मोटाई कार्बन के सिंगल एटम के बराबर हो, तब हम उसे ग्रिफिन कहेंगे। और कमाल की बात तो ये है कि ये एक सुपर कंडक्टर है, यानी इसके अंदर चार्जेस अपनी मैक्सिमम रफ्तार पर दौड़ेंगे। अब अगर किसी तरीके से इसका इस्तेमाल ब्लैक पैंथर का सूट और इसके किसी अलॉय से उसके नाखून बनाने का ट्राई किया जाए, तो भाई साहब इस चीज के बन के तैयार होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अब चलते हैं किमोयो एआई पर। वैसे इस पे क्या ही डिस्कशन करें हम लोग, आजकल तो हर कोई एआई का इस्तेमाल कर रहा है। तो भाई साहब इनके पास भी एक एआई टेक्नोलॉजी थी जिसे ये किमोयो एआई बोलते थे, तो उस पर हम लोग ज्यादा टेंशन नहीं करेंगे। अगला आता है ब्लैक पैंथर का नाइट विजन। तो ये टेक्नोलॉजी भी ऑलरेडी विकसित हो चुकी है, पर अगर शायद आपको याद ना हो तो मैं दिखा देता हूँ। पहली ब्लैक पैंथर मूवी में जब ब्लैक पैंथर पहली बार हमला करता है, तो जिस टाइम वो अंधेरे में छुपकर बैठा था, उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कौन कहां पर कौन सा हथियार लेकर खड़ा है, जो कि आप इस सीन में देख भी पा रहे होंगे। फिर इसके बाद अगला आता है मैनिफेस्टेशन, जिसका उदाहरण है ये। जब लैब के अंदर शूरी राजा साहब से ये कहती है कि जी जरा सूट को कमांड दो, तो जैसे ही सूट के बारे में सोचा जाता है, सूट तुरंत अपने आप अपीयर हो जाता है, सामने आ जाता है। अब ये सूट निकला कहां से, जरा ये सोचते हैं। तो देखो ये जो गले में हार है, ये सूट इसमें से निकलकर बाहर आया है। और मैनिफेस्टेशन हमें लगभग 3 सीन में तो देखने को मिल ही जाता है। एक तो ये किलमोंगर वाला सीन, अचानक से सूट आ गया, और एक ये वाला सीन देखो, इसमें जब राजा जी उछलते हैं हवा में, तब उनका सूट भी अपने आप निकलकर बाहर आ जाता है। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। तो देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, जिसके बारे में अभी से ये कहा जा रहा है कि भविष्य में अगर दिमाग में चिप लगा दी जाए, तो जो भी चीजें इंटरनेट से जुड़ी हुई होंगी उन्हें हम अपने दिमाग से कंट्रोल कर पाएंगे। तो मतलब टेक्नोलॉजी तो पहले से ही है और अभी उसे विकसित किया जा रहा है। तो मैनिफेस्टेशन से चीजों को कंट्रोल करना ये तो हो गया। और रही बात नैनो टेक्नोलॉजी की, तो इसके ऊपर तो मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, कहाँ से आई, सब कुछ बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो देख लेना। अब देखो पूरी वीडियो का जो मोटा मोटा सार निकलता है, यानी कि समरी निकलती है, वो ये कि हमारे पास वो सारी चीजें पहले से ही हैं, जिनका इस्तेमाल करके अगर हम ऐसे अलॉय बना पाएं जो कि मतलब सेम प्रॉपर्टी शो कर दें जो कि वाइब्रेनियम शो कर रहा था, तो पूरी संभावना है कि ऐसा सूट बनाया जा सके। लेकिन सूट बनाना काफी नहीं है, ये सूट पहन कौन रहा है ये चीज भी जरूरी है। पिक्चर में जिसने ये सूट पहना था उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ थी, शारीरिक क्षमताएं थी, ताकत थी। अब भैया अगर आज के जमाने में ये सूट बन के तैयार हो जाए और इसे कोई गोलू मोलू पहन ले, तो ऐसे में तो विज्ञान भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। वैसे मार्वल वालों की एक पोल खोलूं, सुनो ध्यान से। देखो पूरे यूनिवर्स में न्यूटन के नियम अप्लाई होते हैं, क्वांटम वर्ल्ड को छोड़कर, ठीक है जी। अब जब ये वाइब्रेनियम नाम का पहाड़ धरती पर आकर गिरा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसने अपना मोमेंटम ट्रांसफर तो जरूर किया होगा। धरती भी तो स्पेस में ही झूल रही है। अब अगर इसने अपना मोमेंटम ट्रांसफर किया, तो धरती को अपने ऑर्बिट से थोड़ा बहुत तो हिलना चाहिए, या अपनी रोटेशन की स्पीड बदल लेनी चाहिए। और वो छोड़ो, ये धरती तक आया कैसे, जला क्यों नहीं एटमॉस्फेयर में, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कुछ तो लोचा कर दिया है इन्होंने कहानी लिखने में। मैं आपको छोटा सा साइंटिफिक फंडा बताता हूँ। जब भी कोई रॉकेट धरती से उड़ता है, तो वो धरती के मोमेंटम पर असर डालता है। शायद आपको ये बात ना पता हो, पर एक वीडियो में मैंने ये पूरा समझाया है। मेरे को याद नहीं, शायद जब मैंने लैग्रांज पॉइंट्स के बारे में बात करी थी, शायद उसमें ही बताया था। और ये तो कुछ भी नहीं, वैज्ञानिक एक और चीज में पंगा ले रहे हैं धरती के मोमेंटम से, और वो है ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट। अब जरा आप मुझे ये बताओ, जब एक रॉकेट धरती का चक्कर लगाकर अपनी रफ्तार को बढ़ाता है धरती की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके, तो भैया कहाँ से आ रहा है उसके पास मोमेंटम? मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। यानी कि एक रॉकेट जब अपने मोमेंटम को बढ़ाता है, तो वो धरती के मोमेंटम को घटाता है। ये जो दुनिया में जितने भी रॉकेट उड़ाए जा रहे हैं ना, ये सब के सब धरती के मोमेंटम पर असर डाल रहे हैं। तो कल को अगर कोई चीज ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे ना, तो समझ जाना यही है वो लोग जिनकी वजह से धरती ऊट पटांग हरकतें दिखा रही है। अब इसी तरीके से जब कोई स्पेस
जिससे आने वाली चीज धरती पर टकराती है तो वो भी धरती के मोमेंटम पर असर डालती है, यानी उस रफ्तार पर जिससे धरती सूरज का चक्कर लगा रही है। और अगर वो भारी भरकम सामान निकला तो हो सकता है धरती को उसकी ऑर्बिट से ही निकाल दे या इसके 2 टुकड़े कर दे। इन सारी चीजों की संभावनाएं हैं। लो जी, वीडियो में सारी काम की बातें तो हो गई, लेकिन मेरे मन में एक विचार चल रहा है तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर ही कर दूं। अब देखो, जिसको मेरा प्रवचन नहीं सुनना वो वीडियो यहाँ पर छोड़ सकता है। इसके बाद कोई भी साइंटिफिक चीज के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ और ना ही कोई कहानी सुनाऊंगा, बल्कि मैं तो ये बताने जा रहा हूँ कि 4-5 मिनट की काम की बात बताने में मैंने 20 मिनट आपके काहे खा लिए। देखो जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। आप खुद सोचो, किसी का पढ़ने का मन क्यों करेगा अगर पढ़ने वाले को ये ही ना पता हो कि जो चीज वो पढ़ रहा है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है या वो पढ़ाई उसके किस काम की है। ज्यादा नहीं तो कम से कम बस यही बता दो कि जिस चीज की पढ़ाई करा रहे हो आखिर उसकी खोज कैसे हुई, वो कौन से सवाल थे जो वैज्ञानिकों के दिमाग में आए जिनके जवाब के रूप में उन्होंने नई नई खोजें करी। कम से कम ये तो समझ में आएगा कि आखिर एक वैज्ञानिक सोचता कैसे है। कहीं से तो कुछ तो लॉजिक बने ताकि चीजों को जानने में क्यूरियोसिटी बढ़े। अगर मैं डायरेक्ट आपको ये बताता कि स्मार्ट फैब्रिक या पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल या ग्रिफीन कैसे काम करता है तो बहुत सारे लोग उसके बारे में शायद ना जानना चाहते। और अगर इस वीडियो को कोई छोटा बच्चा देख रहा है तो उसके मन में विज्ञान के प्रति जो क्यूरियोसिटी डेवलप होगी वो मेरे लिए तो अनमोल है। अब मुझे इतना तो भरोसा है कि आप में से कुछ लोगों को ब्लैक पैंथर के सूट से ज्यादा पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो हमारे पास वो सारी चीजें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके हम मिलता जुलता सूट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने में समय तो खर्च होता है और विज्ञान से जुड़ी हुई चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना यही तो था इस वीडियो का मकसद। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर पता लगा होगा। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जब अमेरिका के कप्तान साहब की तशरीफ पर थोड़ा चलाया टाइम सॉरी।